जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेट शुरू कर रहे हैं 2023 का सेट 1। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर कैसे शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो कै है ठोस अवस्था चैप्टर से था वो चैप्टर ही हटा दिया गया है पूरा का पूरा। तो क्वेश्चन नंबर कै है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा क्या है। कि भाई देखो, जो विलयन है उसमें ग्लूकोज का द्रव्यमान 10% है और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम का 10% कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो 20 ग्राम। ओके, तो ये हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी 20 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की ये दे रखा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि, अब वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि कैसे पता चलेगी, तो वो पता चलेगा हमें इसके मात्रक से। इसके मात्रक पे गौर कीजिए एक सेकंड। अब इधर देखिए, जो वेग स्थिरांक यानी के का जो मात्रक है ना, के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। और वो ऐसे हम लिख सकते हैं उसको मोल और लीटर इनवर्स इसकी पावर 1 माइनस एन। एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, और बार सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो मेरा जो है मोल पे, तो इसके मात्रक में देखूँ अगर मैं, तो मोल पे तो इनवर्स है, ठीक है, और लीटर पे नहीं है। तो और इसमें यहाँ मोल लीटर इनवर्स है, तो अगर मैं एन की वैल्यू 2 रख दूँ, यहाँ एन बराबर 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें एन बराबर 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाके -1 बचेगा, यानी मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर क्या है, -1 और सेकंड इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल इनवर्स। मोल पे तो इनवर्स आ जाएगा और लीटर का इनवर्स चला जाएगा, तो लीटर कुछ नहीं लिखना बस, और सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा। तो n बराबर क्या है मेरा, 2 है। तो मेरी अभिक्रिया क्या होगी, मेरी अभिक्रिया होगी द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। देखो, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 3 क्षारक है। साइटोसिन हो रहा है, ये तीनों ये आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। लेकिन ये जो थायमीन है, ये थायमीन केवल डीएनए में होता है, केवल डीएनए में होता है, तो आरएनए में नहीं होता। तो आरएनए में चौथा कौन होता है, आरएनए में चौथा होता है यूरेसिल। तो आरएनए के क्षारक क्या हो जाएंगे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और डीएनए के एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। अगला है कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल, टोल्यूइन और बेंजल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल। देखो, कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, सॉरी एल्डिहाइड ही देते हैं मोस्टली, आप जिनके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कार्बन है, और ये मेरा अब एल्डिहाइड है तो ये कार्बोनिल वाला कार्बन होगा। तो इसके बगल में कोई कार्बन है, इसको हम बोल लेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। और इस पे जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको हम बोल लेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, तो यूजुअली ये जो है, एक तो ये क्या होगा मेरा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। देखो इसके बगल में कार्बन ही नहीं है कोई, तो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने का चांस ही नहीं है। और दूसरा, और इधर बेंजीन, ये कौन होगा, ये होगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड भी रिएक्शन देगा। तो मेरे ऑप्शन में कौन मिल रहा था, बेंजोइक एसिड नहीं। टोल्यूइन क्या होता है वैसे, टोल्यूइन का फॉर्मूला पता है, बहुत सौ को नहीं पता होगा, CH3 और बेंजीन, ठीक है। मिथाइल बेंजीन का साधारण नाम क्या है, टोल्यूइन है, ओके। और फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH। IUPAC नाम क्या होगा इसका, मेथोनिक अम्ल। तो इनमें से जो कैनिजारो अभिक्रिया देगा वह केवल बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है कि कार्बिल एमीन क्रिया देता है। तो कार्बिल एमीन क्रिया कौन दे रहा है इनमें से, कार्बिल एमीन क्रिया जो है केवल प्राइमरी यानी प्राथमिक यानी 1 डिग्री एमीन दे सकते हैं। अब एमीन 1 डिग्री क्या होता है, देखो ये जो इसमें NH2 समूह होता है, NH2 ये होता है 1 डिग्री एमीन, ठीक है। और NH ये होता है 2 डिग्री एमीन। इधर RR जुड़ा हुआ कुछ भी, ये इधर RNH2, और अगर RNRR ऐसे है तो वो क्या होगा, वो होगा 3 डिग्री एमीन। तो इनमें से देखो, ये 1 डिग्री है तो ये देगा, ये क्या है, 3 डिग्री है नहीं देगा, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री नहीं देगा, तो केवल ये 1 डिग्री एमीन है।
अब अगले दो के कैक है, दोनों कटे हुए हैं। यह क्वेश्चन है कि उत्तर दीजिए कि किसी विलयन की जो चालकता है वो तनुता के साथ क्यों घटती है। देखो, किसी विलयन की चालकता जो है वो तनुता के साथ क्यों घटती है। देखो, तनुता बढ़ाने पर जो है, तनुता बढ़ने के साथ विलयन के आवेश वाहकों का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, जिस कारण उसकी विलयन की चालकता घट जाती है। इसको एक चीज समझो, मान लिया मैंने 1 लीटर विलयन लिया, कितना लिया, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया और उसमें कुछ मात्रा में NaCl डाला, NaCl नमक, ये जो है टूट जाएगा इसमें Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में, तो ये आयन क्या हो गए, मेरे आवेश वाहक हो गए, ठीक है। अब जो है अगर मैंने इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, बड़ा से कंटेनर में लिया, अब पानी 2 लीटर कर दिया मैंने, ठीक है, और जो NaCl है वो उतना ही है, तो क्या होगा, ये इसकी मैंने तनुता बढ़ा दी, तो आयंस तो उतने ही है पर उन आयंस का क्या होगा, घनत्व कम होगा, ठीक है, मतलब आयन का जितने पहले जितने उसमें थे उतने में नहीं है, पहले 1 लीटर में थे उतने ही आयन, अब 2 लीटर में। अब उस घनत्व से क्या होता है, अपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ रहा होगा, I बराबर NeAVD, इसमें n क्या होता है, ये n होता है आवेश वाहकों का घनत्व, तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो धारा की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, और धारा की वैल्यू कम होगी तो धारा घनत्व की J की वैल्यू कम होगी, और धारा घनत्व की वैल्यू कम होगी तो धारा घनत्व क्या होता है, जो चालकता होती है वो धारा घनत्व बटा विद्युत क्षेत्र ये होती है, तो अगर धारा घनत्व कम होगा तो चालकता भी कम होगी। वैसे इस चैप्टर में यहाँ केमिस्ट्री में हम चालकता को सिग्मा से न दर्शा के कप्पा से दर्शाएंगे, और सी चालक तो 1/r प्रतिरोध का उल्टा, मतलब सब कुछ खिचड़ी हो रखा है, चलो इतना समझा दिया वो बहुत है, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि तनुता बढ़ने के साथ जो है विलयन में आवेश वाहकों का घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन की चालकता घटती है। अगला है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl होना चाहिए यहाँ पे, विलयन की चालकता 0.248 साइमन पर सेंटीमीटर है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। देखो, मोलर चालकता का फॉर्मूला है लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 बटा m यानी मोलरता, तो कप्पा कितना दे रखा है मेरा 0.248 साइमन पर सेंटीमीटर, और जो m है मोलरता वो क्या है 0.2 मोल पर लीटर। देखो एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है चालकता यानी कप्पा बटे मोलरता, तो ये 1000 कहाँ से आता है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट नोट करो तो ये जो है ये मोलरता दे रखी है मेरी मोल पर लीटर, यानी इसका आयतन जो है वो लीटर में है, लेकिन यहाँ पे जो मेरी जो कप्पा है वो क्या है साइमन पर सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो मेरा आंसर भी आएगा वो क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो एक्चुअली हम इस लीटर को आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं, है ना, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो वहां से इस फॉर्मूले में 1000 आता है, तो हम फिर इसको डायरेक्टली मोल पर लीटर वाली वैल्यू ही लिख लेते हैं। तो कप्पा की वैल्यू लिखी हमने 0.248 1000 और बटे मोलरता 0.2, ठीक है, ये 1000 से 248 हो जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो हटाओ और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बस जिसके फॉर्मूला याद है ना जिसको मोलर चालकता का, बाकी वैल्यूज ही पुट करनी है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है N2O5 से बन रही है 2NO2 प्लस 1/O2, ओके। इसमें कह रहा है कि इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता थी 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, जो कि 30 मिनट के बाद रह जाती है 0.20 इंटू 10⁻⁻2 है ये भी मोल पर लीटर। तो 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, दे रखा है log 10 6.2 की वैल्यू 0.7924। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे पास समय जो लग रहा है ना और जो वेग स्थिरांक है उनके बीच में संबंध क्या होता है, ये होता है यहाँ पर ए नोट जो है वो है मेरी जो उसकी पहले जो प्रारंभिक सांद्रता है, ए जो है वह उसकी बाद में जो सांद्रता है, टी है जो समय लगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303/t log बेस 10 ए नोट बाई। तो भाई जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता था ना
अभी लिख लो, इसको कॉपी में नोट करो, ठीक है। अब क्या करा हमने, बस वैल्यूज रख दी, टी की जगह 30 रख दिया, और देखो टी मिनट में है तो के का उत्तर मेरा आएगा मिनट इनवर्स में। ओके, यहाँ पे इन नोट की वैल्यू रख दी ये वाली, और एक ही रख दी, पावर कैंसिल होगी, इससे कैंसिल करा तो ये log बेस 10 6.2 हो गया, और इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करना था, तो पेपर में हम क्या करेंगे, इतनी लंबी गुणा तो करेंगे नहीं, तो इसको तो लगभग मैंने मान लिया लगभग 0.8, भाई 79 है, 0.8 के करीब है, और इसका लिख लिया बस केवल 2.3/30, इनकी थोड़ी मल्टीप्लाई करी, पावर ऐसे लिख लिया। देखो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, 10⁻⁻² कर लिया, और बाकी काटा पिट्टा, तो कुछ ऐसा मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखो मल्टीप्लाई वगैरह तो तुम कर लोगे, मेन चीज थी इसमें कि वैल्यू क्या क्या, ए नोट प्रारंभिक सांद्रता, ए जो बाद में सांद्रता बची, टी जो समय बचा, और ये फॉर्मूला जिसके याद है, तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है ऐसे, एंड टन टन आंसर इज हेयर। तो अब इसके बाद जो है ये 3 का कै और खे, इसके दोनों पार्ट ये सब कट रहे हैं, ये जो है अधिशोषण वाले चैप्टर में से था वो भी कट रहा है, मतलब पृष्ठ रसायन चैप्टर था, और ये जो है पी ब्लॉक से। तो यू नोटिस कि केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस कटे हुए फिजिक्स से। अब ये 3 का गे क्वेश्चन है कि द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, ये क्या होता है, और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये देखो द्विदंतुर लिगेंड वो होता है जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयतन को 2 ओर से इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ये है ऑक्सीलेटो C2O4, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीजन से भी देगा इसको इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन से भी देगा, 2 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा जैसे इथिलीन डाइएमीन है, ये इस नाइट्रोजन से भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इस नाइट्रोजन से भी, तो ये 2 ओर से इलेक्ट्रॉन देता है, उसको बोलते हैं हम द्विदंतुर लिगेंड। दो एग्जाम्पल दे दिए हमने। दूसरा है उभयदंतुर लिगेंड। उभयदंतुर लिगेंड क्या है, जिसके पास 2 भिन्न परमाणु है, ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन केवल एक से ही देता है, होता है एक दंतुर है, मतलब एक ही से देगा, पर दोनों में से कभी उससे कभी उससे दोनों में से दे सकता है। जैसे Cn निगेटिव है, इस कार्बन व नाइट्रोजन दोनों ओर से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है, यानी Cn भी जुड़ सकता है और Nc भी जुड़ सकता है। ऐसे इसके अन्य उदाहरण क्या है, NO2 SCN निगेटिव, ये सब क्या है उभयदंतुर। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि ये जो है 2 ओर से जुड़ेगा, ठीक है जी, और जबकि ये जुड़ दोनों में से किसी और से भी सकता है, बट जुड़ेगा एक ही तरफ से। तो यार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और नोट कर लो इसको, देखो बहुत रंगीन तरीके से लिख रखा है मैंने, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रुक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करो। डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज की संरचना में अंतर क्या है। तो जी देखिए, ये हमने इधर बना दिया डी ग्लूकोज और इधर बना दिया डी फ्रुक्टोज। इसको भाई रट लो ना अच्छे से, मस्त तरीके समझे। ये OH भी देख लो, पहले इधर राइट साइड, फिर एक लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। इसमें अब डिफरेंस क्या है, इसमें देखो ये एल्डिहाइड समूह है CHO, और इसमें जो है कीटोन समूह है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड समूह दिख रहा है, इसमें कीटोन। अब देखो आप इस OH को देखो, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, यानी ये OH जो है वो प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। बाकी ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वो 2 कार्बनों से जुड़ रहा है, ये जिससे जुड़ा वो भी, ये जिससे जुड़ा ये भी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें ऐसे ही, तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा वो एक कार्बन से जुड़ रहा, ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा वो एक कार्बन से जुड़ रहा। तो देखो डी ग्लूकोज में जो है मेरे को एल्डिहाइड समूह मिलता है, जबकि डी फ्रुक्टोज में क्या है कीटोन, ये कीटोन लिखा हुआ है, ठीक है। ये ई ऊपर आके इसमें इसके नए में मिल गया, बट ये लिखा हुआ है कीटोन। तो इसमें क्या है डी फ्रुक्टोज में मेरा कीटोन समूह। इनको 2-2 3-3 बार अच्छे से लिख लियो कॉपी में, ताकि ये संरचना याद हो जाए। ये देखने के बाद वो पढ़ेगा ही नहीं है सब, कहेगा यार इसको तो आता है, ठीक है। आगे क्या है, डी ग्लूकोज में जो है एक ही 1 डिग्री OH समूह है, जबकि डी फ्रुक्टोज में 2 है, ठीक है। तो दिस इज देयर डिफरेंस। एक इसकी जो संरचना होती है वो पायरेनोज होती है, इसकी फ्यूरेनोज होती है। गोल संरचना वो भी बना के देख लियो, पर एक
एक नंबर में है शायद, तो इतना तो बहुत है, इतना हमने बता दिया 1 या 2 में। एक ही नंबर दे रहा है यार। देखो अगला देखो, 4 का क्या है, काफी लंबा फैला हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि एक तो है 0.1 मोल लीटर इनवर्स का केसीएल का विलियन है, ठीक है, भरे हुए एक चालकता सेल है, उसका प्रतिरोध जो है वो 100 ओम है। ओके, अब एक दूसरा विलियन है 0.02 मोल लीटर इनवर्स का केसीएल का, इसकी जो प्रतिरोधकता है वो 500 में। एक्चुअली ये प्रतिरोध कहना चाहता है, क्योंकि ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, और अगर प्रतिरोधकता कहता तो भाई फिर ओम मीटर लिखता मात्रक, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्रतिरोध है 100 ओम, तो यहाँ भी प्रतिरोध ही बोलना चाहिए इसको, 100 ओम। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स का जो केसीएल विलियन है, इसकी जो है मेरे से पूछ रहा है चालकता और मोलर चालकता परिकलित कर भाई, ये बोल रहा है मेरे को। इसकी चालकता बता मेरे को क्या होगी, और इसकी मोलर चालकता। बाकी कह रहा कि जो 0.1 मोल लीटर इनवर्स का केसीएल विलियन है, उसकी चालकता दी है इसने ये 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। यानी देखो, सबसे पहले हम 0.1 मोल लीटर इनवर्स वाला केसीएल विलियन लेते हैं। इसमें आर तो दिया था इसने 100 ओम, ठीक है, प्रतिरोध 100 ओम है, तो इसका उल्टा चालक तो कितना हो जाएगा, 1/100 ओम इनवर्स। इस ओम इनवर्स को ही हम साइमन भी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखना, हमें जानते ये कप्पा भी इसका दिया था एंड में 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, और हमें फॉर्मूला पता है कप्पा बराबर CL/A, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं मेरे को तो नहीं पता था, नहीं पता था तो भाई नोट कर ले यार, ठीक है। ये कप्पा है विशिष्ट चालकता, ठीक है, और ये C है ये चालकता। ये उल्टा होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का सॉरी, और ये उल्टा होता है खाली प्रतिरोध का, ठीक है। तो यहाँ से L/A की वैल्यू मैं निकाल लूंगा इस C को डिवाइड में ले जाके, ठीक है, और L/K तो ये रहा, और डिवाइड में C की वैल्यू 1/100 होती, वो रख के ये आ गया मेरा L/A की वैल्यू। L/A जो है वो उसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट रहता है। अब दूसरे वाली सेल है, मतलब दूसरे वाला विलियन है 0.02 मोल लीटर इनवर्स का, इसके लिए प्रतिरोध 500 ओम दिया है, तो इसका चालक तो 1/500 ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके कप्पा निकाल लिया पहले, तो कप्पा बराबर CL/A फॉर्मूला लगाएंगे, C की वैल्यू 1/500 और L/A की वैल्यू अभी निकाल ली थी 129, वो रख के ये आंसर आ गया इसका कप्पा का। देखो पहले पता है कैसे करा मैंने, पहले इस भी 2 की मल्टीप्लाई करी, इसमें भी 2 की, 129 दूनी 258 और बटे में 500 दूनी 1000 हो जाएगा, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। दिमाग से कैलकुलेट करना है। अब आगे देखो, हमने आपको पहले ही बताया था जो मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कप्पा यानी चालकता बटे मोलरता। 1000 कहाँ गया इस बार, एक्चुअली इस बार हम इस मोल लीटर को ना सेंटीमीटर में बदलेंगे नहीं, ठीक है, इसको अब की बार मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, क्योंकि आंसर में जो साइमन मीटर इनवर्स दे रखा है, और जो आंसर की भी यूनिट आएगी वो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी, ठीक है। तो जब इस लीटर को हमने बदला ना, देखो ऊपर तो पहले तो एक कप्पा की वैल्यू 0.258 ये लिख दी, अब मोलरता थी 0.02 मोल लीटर इनवर्स, वो लिख दी। 0.02 को लिख लिया 2 × 10⁻⁻², ठीक है। देखो 0.02 इसका मतलब 2/100, और 100 का मतलब 2/10⁻², और इसको ऊपर ले गए 2 × 10⁻⁻। कई लोग बोल रहे हैं कि पता था मेरे को, ऐसे होता है, मैंने कहा ठीक है। अब देखो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, और मीटर क्यूब से 1 मीटर इनवर्स गया तो क्या बचा, मीटर स्क्वायर बचा, ओके, और साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो अब थोड़ी सी इधर इस 2 से इसको काटा और खूब लगाया सैर सपाटा, ठीक है। देखो 2 से 258 कट गया 129, और बाकी बस ये आंसर आ गया 1.29 × 10⁻², साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो थोड़ा इन यूनिट्स का इंटरचेंज समझो। देखो एक चीज समझना, 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी में 1/1000 मीटर क्यूब भी होते हैं, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर क्यूब में बदले तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर क्यूब में बदले तो उसी 1000 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो ये सीन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो था 4 का ख, वो तो सब कटा हुआ है। गे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मेरे को बताओ इन 3 चीजों पे संक्षिप्त टिप्पणी करो, मैं एक एक नंबर दूंगा तुमको। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पे, पेप्टाइड बंध पे, और मोनोसैकेराइड्स पे। हमने कहा ठीक है अभी करते हैं टिप्पणी। अब ये देखो हमारी टिप्पणी, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है? जो प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, यानी एक एमिनो एसिड उसके साथ दूसरा तीसरा चौथा, ये होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा बन गई क्या है, प्रोटीन के अणु को एक विशेष आकार देती है, ठीक है। और द्वितीयक संरचना मेनली दो प्रकार की होती है, मतलब जो विशेष आकार होता है उसको बोलते हैं हम द्वितीयक संरचना, ठीक है। और ये 2 प्रकार की है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा लहरिया प्लेट। अल्फा हेलिक्स में क्या है, जो मेरी श्रृंखला है उसी में जो है लगभग एक जो एमिनो एसिड है उसका CO समूह दूसरे चौथे वाले से NH समूह से क्या कर लेता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है ऐसे बीच बीच में, ठीक है। तो 1 2 बना के बाकी ऐसे दिखा दो एक नंबर में, और कितना काम करे इसमें। वैसे भी आया तो इतना 2 4 दिखा दो, एक का CO दिखाया दूसरे का NH दिखाया, बॉन्डिंग इसके साथ ये CO जुड़ रहा है, एक के साथ NH जुड़ रहा है, बॉन्डिंग इसने दिखा दी। अब दूसरा बीटा लहरिया प्लेट में क्या है, ये एक श्रृंखला जा रही है, ठीक है, और इसके समांतर दूसरी श्रृंखला है, तो इसका CO इसका NH बॉन्डिंग हो जाएगी, इसका NH इसका CO इसका CO इसका NH, तो एक जगह दिखा दिया बहुत है, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज़्यादा मन करे तो ऐसे कर दो। पेन वैन कुछ है यहाँ मेरे पास, और दिखा दो बीच बीच में 2 4 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा दो। मन करे ऐसे करके लिख भी दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। तो ये 2 प्रकार की होगी, अल्फा हेलिक्स और बीटा लहरिया परत, ठीक है, यानी बीटा प्लेटेड लेयर। अगला है, दूसरी टिप्पणी करनी थी हमें पेप्टाइड बॉन्ड पे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड भी 2 एमिनो अम्लों के बीच में बनता है। ये जो देखो ये CO और NH जो है ना, CO NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड ही है। मतलब ये वाला तो ये O और H के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ देखो ये CO है उसके साथ जो NH जुड़ा हुआ है, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड है 2 अमीनो अम्ल के बीच बनता है, जिसमें एक का एमिनो अम्ल का जो है वो COH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के साथ जुड़ता है तथा जलकणु निकल जाता है। देखो एक वाले का COOH समूह है, ठीक है, दूसरे वाले का NH2 समूह है, आपस में जुड़ेंगे तो इसका H इसका OH निकल के जलकणु बाहर हो गया, वो बचा क्या, CO और NH। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है यही क्या है, मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इट ले, स्क्रीनशॉट। कई लोग कह रहे हैं कि इसका भी ले ले, हैं, चलो लिख लो यार, कॉपी से लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है ना। लिख लोगे ना एक चीज़ों को एक एक दो दोबारा, अरे मेरे भाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद होता है, ऐसे रटने से याद नहीं होगा। अगली तीसरी टिप्पणी करनी थी मोनोसैकेराइड्स पे, हैं, देखो ये रहा मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स पे भी टिप्पणी करेंगे हम। ये रही मोनोसैकेराइड्स पे टिप्पणी। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर वे अन्य कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूटते। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट जाएगा, यानी वो मोनोसैकेराइड्स नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है वो जल अपघटन करूंगा, ये नहीं टूटेंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज घुल जाएगा, ये कहेगा कि ग्लूकोन डी बन गया भाई, पी ले, है एनर्जी ले, ऐसे ही फ्रुक्टोज है। तो मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन करते हैं तो ये नहीं टूटते, ठीक है। अब 4 का क्या, अरे क्वेश्चन आंसर पहले आ गया, क्वेश्चन तो आया नहीं, कई लोगों ने आंसर पढ़ डाला। ये क्वेश्चन है कि कारण बताना हमें, कारण पहले तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, और दूसरी जो है एथिलेमिन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है। तो देखो एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक AlCl3 होता है, और ये काम करता है कि लुईस एसिड का। अब इसको दिखता है एनिलीन का नाइट्रोजन परमाणु कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, अब जो लुईस एसिड है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लुईस बेस क्या करता है कि ये ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनके बीच में क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एनिलीन है भाई, थोड़ा सा स्पष्ट दिखा दे यार, इनको तो दिख नहीं रहा कुछ, कई लोग को का तो चश्मा भी लगा हुआ है, 4 आंख है फिर भी नहीं दिख रहा उनको, ठीक है। तो भाई ये एनिलीन है ना, और ये LCl3 इसके लोन पेयर पे अटैक बोल देगा,
ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स लवण बना लिया। देखो ये अम्ल, ये क्षार, बनेगा क्या, लवण, है ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें देखो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन कह रहे हैं मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, मैं हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ को खींचता है। तो नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश के कारण यह प्रबलता से बेंजीन रिंग के से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिस कारण अब आगे इसका एल्किलीकरण या एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट में ये दो ही तो बिक्री होती है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण, ये नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आया रीजन कि AlCl3 एनिलीन, एनिलीन का कई लोगों को तो एनिलीन ही नहीं पता था क्या होती है। बेंजीन पे NH2 समूह, एमीन समूह जुड़े तो एनिलीन होते हैं। ठीक है, तो ये इस पे अटैक करता है, इसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कहता है इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो, इसलिए इसके खींचता है। उसके कारण अब आगे कार्य, क्योंकि इधर कुछ निगेटिव चार्ज होगा तभी तो जो है कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं इधर आएगा, जुड़ेगा, प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये बेंजीन वाले की ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। H पॉजिटिव हटाता है, उसकी जगह कुछ और जोड़ जाता है। उसके लिए निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होनी चाहिए, और ये नाइट्रोजन जो कहता है कि उनको मैं खींच लूंगा, नहीं रहने दूंगा यहाँ पे कुछ भी। अगला क्वेश्चन था कि एथिलेमीन जो है जल के अणु के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है भाई, एथिलेमीन है, इधर देखो, हाँ जी दिखाओ, तो देखो जैसे ही हो गया CH3, अरे कितना स्पष्ट दिख रहा है, CH2 NH2। ठीक है, ये और इधर है जल का अणु HOH, तो इधर से बोलेगा कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता हूँ, इधर से बोलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जुड़ जाएगा आसानी से। बल्कि जो लेकिन जो एनिलीन में है ना, एनिलीन में जो बेंजीन है, ये बेंजीन बोलते हैं कि मैं हूँ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी मेरे को हाइड्रो जल से क्या है, फोबिया है। ठीक है, मेरे को जल पसंद नहीं, जिस कारण ये जो है इसकी विलेयता बहुत ज़्यादा कम कर जाते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये कहते हैं अरे आई विल डोमिनेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनिलीन में हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं जल विरोधी। तो जल विरोधी बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण यह हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, अतः इस कारण एनिलीन जल में विलय नहीं है। खींच डालो स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, तो आई होप ये केमिस्ट्री का सेट भी आपको पसंद आया हो। ऐसे हम सेट्स अगर आप कहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, और अब जो टाइम है ना, जितनी चीज़ों को सीखो उनको जितना बार रिवाइज करोगे, ठीक है, तो ये रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करो मस्त दबा के। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री का सेट 1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने 4 के ग तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ये जो पार्ट 2 है उसमें क्वेश्चन जो है 5 का क है, ये कि परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, और प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम पर मोल है, तो 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। चलो परासरण देखते हैं। तो देखो परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अभी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ये एक ऐसी झिल्ली है जिसमें से जो विलायक के कण है वो तो एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, लेकिन जो विलेय के कण है वो इसमें से एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकते, वह अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन का है जिसमें जो विलेय है ना, विलेय की मात्रा जिधर कम है तो वो विलयन की कम सांद्रता है। ठीक है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर बहना। ठीक है, यानी जो विलायक के कण है वो इधर से इधर की ओर बहेंगे। ठीक है, ये परासरण कहलाता है। ओके, यानी जो तीर है वो परासरण की दिशा दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर का कोई कण इधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, जाएंगे, विलायक के कण इधर से इधर भी जाएंगे, इधर से इधर भी, पर इधर से इधर ज्यादा जाएंगे, यानी जो नेट जो विस्थापन होगा वो इस इधर से विलायक के कणों का इधर की दिशा में होगा। ठीक है, वो परासरण कहलाता है। ओके, यानी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर
विलायक के जो कण है उनका गमन या विस्थापन या बहना जो भी है वो क्या हुआ है, परासरण है। अब परासरण दाब क्या है, देखो इधर जिधर विलायक के जो कण है ज्यादा है उधर जो है इस इधर विलयन का वाष्प दाब कम होता है, इधर वाष्प दाब ज्यादा होता है, इसलिए विलायक के कण इधर से इधर बह रहे हैं। यानी अगर मैं इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाब लगा दूं तो जिससे क्या होगा, ये विलायक के कण इधर से इधर आने रुक जाए, वो क्या होता है, परासरण दाब होता है। यानी वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होगा, पाई बराबर ICRT, जहाँ आई क्या है, आई है वान-टॉप गुणांक, सी जो है विलयन की सांद्रता है, नॉर्मली हम मोलरता ही लेंगे इसको, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, और टी क्या है, टेम्परेचर जो भी है, परमताप बोलते हैं उसको। तो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं अपने। प्रोटीन का भार दे रखा था मैं 1.26 ग्राम, ठीक है, और अणु भार है उसका 61.022 ग्राम पर मोल। देखो एक्चुअली जो प्रोटीन होता है ना उनके भार, जैसे ये जो है अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊँ तो ये लगभग 61,022 है, इतने बड़े बड़े होते हैं उनके भार, अणु भार, बट क्वेश्चन में पॉइंट है तो लिख लेते हैं, हमें क्या जा रहा है। आयतन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 मिलीलीटर, यानी 200 मिलीलीटर को 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना है, 1/5 लीटर है। अब विलयन की सांद्रता निकालते हैं यानी मोलरता, तो इधर जो है प्रोटीन का भार बटे अणुभार ये हो जाएंगे इसके मोल, और बटे विलयन का आयतन ले लेंगे लीटर में, तो उतने मोल प्रति लीटर आ जाएगी इसकी मोलरता। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करा, ठीक है, ये 5 की ऊपर गुणा चली गई तो वैल्यू कितनी आ गई, लगभग देखो 6.3 है और ये 61 है, तो इसको क्या होगी, लगभग 0.1 ही तो आएगी। ठीक है, तो वही है, ये जो है नीचे से 5 से इसमें गुणा करी, तो 5 से गुणा करने की बजाय मैंने क्या किया, 10 से गुणा करी, 12.6 उसको 2 से डिवाइड कर दो, 6.3 आएगा। ठीक है, अब देखो आर का जो मान होता है, अब देखो जब पाई निकालना है तो पाई बराबर, देखो जो प्रोटीन है वो अणुओं में तो टूटेगा नहीं, आई तो लेना नहीं, मतलब पाई बराबर CRT, तीनों चीज की वैल्यू चाहिए, तो सी तो आ गई। आर की वैल्यू क्या ली जाएगी, क्योंकि देखो ये विलियन जो है मेरा मोल पर लीटर में है, यानी जो मैं आयतन ले रहा हूँ वो उसका मात्रक लीटर है। ठीक है, लीटर है, तो इसलिए जो आर की वैल्यू ली जाएगी, आर बराबर है 0.0821 लीटर ATM। ये क्या है, ATM जो है दाब का मात्रक है, लीटर जो है आयतन का मात्रक है, और दाब और आयतन की जो गुणा होती है ना तो उसका मात्रक ऊर्जा यानी ऊर्जा के मात्रक के बराबर हो जाता है, और वैसे इसकी वैल्यू भी तो होती है ना, आर बराबर 8.34 जूल पर मोल केल्विन, तो लीटर ATM उसी की जगह आ गया है, थोड़ा सा मात्रकों में चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो आर की ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, सी ये है 0.1, आर याद रखना इसको 0.0821 ये लेना है। ठीक है, सी मिल गया, आर मिल गया, और टी जो है वो 300 केल्विन था ही। फॉर्मूला लगा दिया अपना, पाई बराबर CRT, तीनों की वैल्यू रख दी, गुणा कर दी। ठीक है, 302 पॉइंट से कर कुरा के देखो गुणा तो कर ही लोगे, ये आ गया पाई, यानी जो मेरा परासरण दाब है 2.463 ATM, ये आ गया। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे को बताओ रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, और राउल्ट के नियम को समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो रही है A to B, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रखी है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है A to B, ओके, तो A की जो सांद्रता घटेगी, मतलब A की जो सांद्रता घटेगी, जैसे अभी A है, थोड़ी देर बाद क्या रह जाएगा, A माइनस डेल्टा A, इसकी कुछ मात्रा घट जाएगी ना। ठीक है, और B की कुछ मात्रा बढ़ जाएगी। अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जब अभिक्रिया हो रही है लगातार A की मात्रा कम हो रही है, B की मात्रा बढ़ रही है, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो B की मात्रा B प्लस डेल्टा B हो जाएगी कुछ, तो इसकी जो मात्रा में परिवर्तन की दर है डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, या इसकी जो मात्रा में परिवर्तन की दर है डेल्टा B बटा डेल्टा T, वही क्या है, मेरी अभिक्रिया का वेग है। ओके, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कि जो है रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग
कहलाता है। ठीक है, यदि डेल्टा टी समय में पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी हो तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, अभिक्रिया के वेग का सांद्रता में परिवर्तन, जैसे मोल पर लीटर हो गया, इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे सेकंड, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यह अभिक्रिया के वेग का मात्रक हो जाएगा। अब है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, देखो अगर हम एक मिश्रण ले जिसमें दो चीज मिली हुई है, ए और बी दो चीज मिली हुई है, तो राउल्ट का नियम कहता है निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवी घटक का जो आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब मतलब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो ए का वाष्प दाब होगा, मान लिया हमने वाष्प दाब में दो घटक है ए और बी है। ठीक है, तो ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है और बी का आंशिक वाष्प दाब, आप ऐसा मत करना पेपर में ऐसे डॉट डॉट पूरा लिखना, वो कितना है, पी बी है। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि जो ए का वाष्प दाब होगा वो उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा एक्स से, वो बी का वाष्प दाब उसके बी के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इसके वाष्प दाब को हम लिख सकते हैं इसका पी ए नोट एक्स है, यानी पी ए नोट क्या है, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ऐसे इधर पी बी नोट आ जाएगा, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और कुल वाष्प दाब पी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये हो गया। ठीक है, तो राउल्ट का नियम तो बस ये जो चीज है ना, यही राउल्ट का नियम है कि जो वो घटक है उसका वाष्प दाब, जो उसका आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही राउल्ट का नियम है। तो एक बार देख लो अच्छे से, जिन लोगों को लिखना है लिख लो, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है और संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक क्या है, अनुचुंबकीय होते हैं। देखो जो रंग का जो कारण है ना, वो रंग का कारण है जो डी ऑर्बिटल है, जैसे कोई भी आयन है वो मुक्त अवस्था में है। ठीक है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, वो डिजेनरेट, मतलब एक ही एनर्जी की है। पर जब जैसे कोई लिगेंड आता है ना, तो लिगेंड के कहीं लिख रखा होगा मैंने, कहाँ लिख नहीं रखा क्या, देखो संक्रमण धातुओं के यौगिकों के रंग के कारण डी संक्रमण, डी संक्रमण क्या है कि देखो संक्रमण का मतलब है ट्रांजिशन, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश के फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करके डी से डी में ही जा रहा है। देखो ये भी डी के ऑर्बिटल्स है और ये भी डी के ही ऑर्बिटल्स है, इनके बीच का एनर्जी गैप है कुछ डेल्टा ई, और ये जो एनर्जी गैप है वो क्या पड़ता है, वो दृश्य प्रकाश की रेंज में पड़ता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो वो जो प्रकाश अवशोषित करता है, जो फोटोन अवशोषित करता है, वो किस में पड़ता है, वो विजिबल रेंज में पड़ता है। ठीक है, दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां से वो लाइट अब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर चला गया। अब जो लाइट गई, जैसे उसने लाल लाइट एब्जॉर्ब करी, बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो बाकी में क्या है, लाल तो है नहीं, तो जो उसका रंग होगा वो लाल का अपोजिट कलर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे उसका कलर ग्रीन दिखाई देगा। ओके, तो ये तरीका है, दोबारा से समझो पूरे को। संक्रमण धातुओं के यौगिकों के रंग का कारण डी संक्रमण, डी संक्रमण समझ गए, इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से हाई ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, लिगेंड के क्षेत्र में ये लिख रहा, लिगेंड के क्षेत्र में संक्रमण धातु परमाणु या आयन जो है कि पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान नहीं रहती। ठीक है, यहाँ तो ऊर्जा पांचों की क्या समान थी, पर जैसे ही लिगेंड आया तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, उनकी अलग अलग हो जाएगी। देखो इस चीज को ना एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो जैसे CuSO4 है, यह कॉपर सल्फेट CuSO4, तो नॉर्मली तो ये क्या है, अगर जैसे ही सॉलिड है, मतलब सॉलिड के रूप में है, ये क्या है, सॉलिड है, तो क्या है, ये सफेद है, सफेद मतलब इसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, सफेद ठोस है। बट जैसे ही मैंने इसमें क्या करा, इसको पानी में भिगोया। ठीक है, इसमें क्या करा, इसको इसमें जल डाला। ठीक है, जल डाला तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। पानी डालने से इसमें रंग कैसे आ गया, भाई किसी चीज में पानी मिलाते हैं उसमें रंग थोड़ी ना आ जाता है, इसमें रंग क्यों आ गया, क्योंकि जैसे ही जल के जो है जल मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cu जो है H2O की 6, ठीक है, और SO4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, जो H2O लिगेंड्स है, अब इनकी वजह से जो Cu के कॉपर के ऑर्बिटल्स है वो ऐसे,
दो एनर्जी लेवल में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे तो नीचे से इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरूँ इसका कॉपर का, क्या होगा इसका, देखो कॉपर क्या होता है, Cu होता है 3d9 एंड में और 4s2। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये 3d10 और 4s1 के रूप में भी पाया जाता है मोस्टली। बट अगर जो Cu2 पॉजिटिव की बात करें, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3d9 बचेगा। ठीक है, और 6 जब हाइड्रोजन के एटम आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे टूटेंगे, 3 तो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं T2g। ठीक है, ये आगे की कहानियाँ आगे पढ़ोगे कभी 12वीं के बाद, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ना भी समझो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, पहले नीचे भर जाएंगे 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन खाली जगह है, ये जो है 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गए, डेल्टा इसके पास एनर्जी है। तो जो यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वही प्रकाश का फोटोन आएगा, उससे एनर्जी लेके बाबूजी यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये प्रकाश को क्या कर सकते हैं, अवशोषित करके डी में जो है संक्रमण कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं डी से डी में ही। ठीक है, तो इसी कारण क्या होते हैं, इनके पास कलर होता है। ठीक है, अभी तक क्या करा हमने, अभी तक कहा कि जो है 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो गया। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन कहलाते हैं। ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो 2 उसमें टूट गए। अब क्या होता है, इन कक्षकों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है डेल्टा ई, वह दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, किसमें, दृश्य क्षेत्र में। अतः डी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा परावर्तित प्रकाश जो है रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है बस, ये डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिट होना, टूटना, और फिर नीचे से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी प्राप्त करके ऊपर चले जाना। ठीक है, वो करो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, अब अगला क्या है, अब देखो जितने भी चुंबकीय गुण होते हैं पदार्थों में, किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और जो संक्रमण धातु के जो है, अगला क्वेश्चन था कि अनुचुंबकीय क्यों होते हैं इनके, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु और इनके यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो कारण है जिसकी वजह से अनुचुंबकीय है। ठीक है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो जो चुंबकीय गुण होता है वो म्यू बराबर होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, ये होता है। ठीक है, लिख लो इसको भी। तो रीजन तो मैन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखो आगे क्या है, आगे ये जो है इन उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC से नाम लिखने हैं हमें। ठीक है, तो चलो इनके नाम लिखते हैं। तो पहला जो उपसह संयोजन यौगिक है वो ये है। ओके, इसका नाम लिखना है। देखो अगर ये जो है आयनित होगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा और Cl निगेटिव आएगा। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की तरह इसका नाम लिखा जाएगा। तो देखो पहले तो लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड में क्या, ये जो है क्लोरीन है तो इसका लिगेंड के रूप में नाम होता है क्लोरिडो, इसमें क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये इथिलीन डाइएमीन, ये E से शुरू है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, 2 है ये तो डाई। और ध्यान देखो नाम जो है पेपर में IUPAC नाम हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, कोई नंबर नहीं काटने के तारे। तो डाई क्लोरिडो, अब ये EN भी 2 है पर इसको डाई ना लिख के हम क्या लिखते हैं, B से लिखते हैं। ठीक है, तो सीख लो, अगर जिसको ये नाम लिखने नहीं आते ना, रूल्स देखो बुक में, सीख लो, बुक भी उठा के देख लिया करो कभी कभी। डाई क्लोरिडो का ये क्या 20। ठीक है, और गैप नहीं देते इनमें ज़्यादा। ये क्या है, इथिलीन डाइएमीन। ओके, अब आगे क्या है, नीचे लिख लेता हूँ, चलो आगे जगह नहीं है। अब क्रोमियम है, देखो पॉजिटिव है तो क्रोमियम ही लिख लेंगे इसको, क्रोमियम। ठीक है, और यहाँ लिखना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बार क्या है, क्लोराइड। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, क्रोमियम की मान लेते हैं हम है X। ठीक है,
इसकी Cl2 की कितनी होगी, इसकी होगी -2। इसकी एक कंपाउंड है तो इसकी कुछ नहीं होती। ये क्या है, देखो दो तरह के लिगेंड होते हैं, एक ऋणावेशित और एक उदासीन। तो ये उदासीन लिगेंड है। हालांकि एक दो लिगेंड धनावेशित भी होते हैं, पर मोस्टली क्या होता है, ऋणावेशित या उदासीन। ओके, तो इसकी 0 और इसकी क्या है, इसकी -1। ठीक है, और बराबर में कर दो 0, कोई चार्ज तो है नहीं तो बराबर 0 कर दो, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी 3 होगी। ये इसका नाम हो गया। डाइक्लोरिडो 20, एथिलीन डाइएमीन, क्रोमियम और 3 और क्लोराइड। ठीक है, अब दूसरे का लिखते हैं। ये देखो ये CS है बार सीजियम, और देखो ये क्या है, निगेटिव वाला आएगा। अगर इस पे आए तो ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव आएगा चार्ज। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सीजियम लिखा जाएगा पहले तो। अब जो है लिगेंड का नाम टेट्रा क्लोरिडो, और आयरन जो है, आयरन यहाँ लिखा जाएगा फेरेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे इसकी। देखो देखो जो सीजियम है वो सोडियम वाले ग्रुप से ही है नहीं, पहले वाले ग्रुप से ही है। तो क्या हो गई, ये इसकी +1 ही ली जाएगी, +1 ही होगी तो इनकी नॉर्मली। ठीक है, तो इसकी तो +1 है, प्लस आयरन की x है, और Cl की -1 है, पर Cl कितने 4 है। ओके, और बराबर कर देते हैं 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x +1 -4 -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये इसका नाम हो गया। अब अगले वाला लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव वाला ही है। तो पोटेशियम, पोटेशियम में डबल टी आता है या क्या, पोटेशियम देख लो, डबल टी या डबल एस आता है इसकी स्पेलिंग में। अब लिगेंड क्या है, C2O4, ये क्या होता है, ऑक्सीलेटो, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, और ये कोबाल्ट है पर कोबाल्टेट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, पोटेशियम +1 लिया जाएगा, 3 है तो +3 तो इसके हो गए, और इसकी x मान ली। और ऑक्सीलेट की होते हैं -2, और 3 है ये, तो -6 इसकी हो जाएगी बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो 3 ही आ जाएगी। ठीक है, तो 3 ही इसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब आखिरी रह गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये उदासीन वाला कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखो क्लोरिडो C से शुरू होता है, लेकिन जो अमोनिया होता है ना उसका नाम लिखा जाता है एमीन। तो ये A से शुरू होगा, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ट्राई एमीन और ट्राई क्लोरिडो। ठीक है, और कोबाल्ट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, देखो अमोनिया की तो कुछ नहीं, 0 है, उदासीन लिगेंड होता है, इसकी -3, तो इसकी आ जाएगी +3। तो सबकी 3 आई है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया। चलो यहाँ तक तो निपटा काम। अब देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 का क्या तो मेरा कटा हुआ स्टार लग रहा है, इसका अथवा भी स्टार लग रहा है। क्या निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखी। जैसे पहला क्या है, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। चलो ठीक है, करते हैं। वैसे ये सारे के सारे आसान से ही है। देखो पहले तो पेंटेन है तो 5 कार्बन बना ले, 4 5। अब एक साइड से 2 पे क्लोरो लगा दिया और 3 पे क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया, CH3। अब कर देते हैं इधर से CH3, ये 3 बॉन्ड हो गए इसके, CH और ये CH और ये CH2 और इधर CH3। तो ये हो गया पहले वाला, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अगला क्या है, अगला है 1,4 डाइब्रोमो और ब्यूट टूइन। ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टूइन। तो देखो ब्यूट है तो भाई 4 कार्बन ले लो। ठीक है, और 2 इन है तो इधर डबल बॉन्ड कर दो। अब क्या, 1 पे और 4 पे डाई ब्रोमो है तो इधर भी ब्रोमो लगा दो और इधर भी ब्रोमो लगा दो। ठीक है,
अब कर दो पूरे 2 बॉन्ड, इधर तो हो गए CH2 और इधर 3 हो गए H और इधर भी H और इधर भी CH2, ये हो गया। अगला कह रहा है 1 क्लोरो और 2 मेथिल और बेंजीन। तो बेंजीन लो, ठीक है, और क्लोरो लगा दो और मेथिल लगा दो, ये 1 और ये 2, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अगला कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बनानी पड़ेगी, ये होगी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बेंजीन में साइक्लोहेक्सेन में फर्क है, यहाँ कोई ये सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या एक पे तो क्लोरो है, ये जैसे इधर क्लोरो होगी, और 4 पे एथिल है, ये 1 है तो 2 3 4, इधर C2H5 हो गया, ये हो गया। अब 5वां लास्ट है 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 पे ब्रोमो 2 पे मेथिल है और ब्यूट 2 इन है। तो पहले तो ब्यूट 2 इन कर लेते हैं। ब्यूट 2 इन हो गया। अब क्या है 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो है और 2 पे मेथिल है। तो भाई देखो ये वाला तो बन नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि देखो ब्रोमो पहले आता है, ठीक है ना, मेथिल ब्रोमो में बी आता है और मेथिल में एम आता है, ठीक है। तो जैसे मैं इधर लगा दूं ब्रोमो और इधर लगा दिया मेथिल, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को भाई, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 मेथिल, इधर से काउंटिंग होगी, ओके। अगर कहता ब्यूट 1 इन, वो तो बन सकता है शायद, अगर ब्यूट 1 इन बनाना होता, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और तीसरा और चौथा हो गया ब्यूट 1 इन। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है बिल्कुल 2 मेथिल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब काउंटिंग तो इधर से ही होनी है, और 3 ब्रोमो, ठीक है। तो पर ये क्या हो जाएगा, अब ये ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ना कि 2 इन रहेगा, ठीक है। अब बॉन्ड पूरे कर दो, इधर 2 है तो H2, तो भाई इन 2 में से एक चीज बन सकती है, ठीक है। इधर भी H हो गया, ये 4 बॉन्ड हो गए इसके, और इधर H2, ठीक है। तो ये या तो ये बन सकता है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, या फिर बन सकता है कि भाई 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन, ठीक है। इधर यहाँ CH3 होएगा और इसके चारों बॉन्ड हो गए, इसके भी हो गए, इधर भी यहाँ पे CH3 होएगा, ये हो सकता है। चलो जैसा भी है। अब अगला है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आहा, ये तो बस नंबर दे के ही देके जाते हैं, एक एक लाइन लिखते जाओ, नंबर लेते जाओ। है कह रहा कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकरित किया जाता है। एन ब्यूटिल, एन का मतलब होता है सीधे लेना है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, साइड चेन नहीं है। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करेंगे। तो देखो CH3 CH2 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 ब्यूटिल और Cl, ये हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। और अभिक्रिया किसकी करवानी इसके साथ, KOH लेना है, कैसा, एल्कोहलिक। तो देखो क्या बनेगा, ये K जो है वो बोलेगा मेरे को Cl दे दो, ठीक है, KCl बार, ठीक है। और जो OH है ये बोल रहा है मेरे को H दे दो। तो जिस कार्बन से Cl हटा है ना, उससे पिछले कार्बन से एक H हटेगा, इसको बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन भी निकलना और हेलोजन भी निकलना, ठीक है। तो यहाँ से एक H और OH निकल के H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2, देखो यहाँ से H निकला तो CH और डबल बॉन्ड, और तो यहाँ पे बचा CH2, क्या बन गया, ब्यूट 1 इन, ये बन गया, ठीक है। तो देखो जब भी हम KOH एल्कोहलिक गिरते हैं ना, तो एल्कीन बनती है मेरे पास, और अगर यहाँ जलिया लेते तो एल्कोहल बनता, OH इधर आ जाता और जो है Cl जो है वो K के साथ चला जाता, तो वो वाली रिएक्शन होती है मेजर प्रोडक्ट में, ठीक है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, तो मेजर प्रोडक्ट में ये लिख देंगे हम एल्कीन को, ओके। अब अगला क्या है, कह रहा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड क्या है, CH3I की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो देखो मेथिल आयोडाइड है CH3I, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से हो रही है, शुष्क ईथर क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा CH3MgI, ठीक है।
मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है क्या ये? यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, Mg है भाई ये। देखो अगली है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो देखो ये अभिक्रिया क्या है? ये अभिक्रिया है वुर्टज अभिक्रिया, ठीक है। क्या है? शुष्क ईथर मेथिल ब्रोमाइड, तो CH3Br है, ठीक है। अभिक्रिया किससे होगी? सोडियम से होगी, तो 2Na और 2 ही CH3Br लेंगे, शुष्क ईथर। और अभिक्रिया का नाम भी लिख दो, क्या है? वुर्टज अभिक्रिया है। क्या बनेगा? CH3CH3 एथेन बन जाएगा, CH3CH3 प्लस 2NaBr, ठीक है। ये क्या बनेगा? एथेन, यानी एल्केन बनता है इस अभिक्रिया में। ओके, यह अभिक्रिया होगी। अगला कह रहा मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं। मेथिल आयोडाइड है, ठीक है, KCN से अभिक्रिया। KCN बोला आई मेरे को दे दो, CN तू ले ले, CH3CN इधर हो गया, ठीक है, और प्लस KI। ओके, ये अभिक्रिया होगी। ये इसको बोलते हैं नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया हो जाती है, CN इधर, I इधर। अगली है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH। देखो ऐसे क्लोरोबेंजीन है और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम NaOH के साथ जलीय। देखो अगर नॉर्मल सामान्य ताप और दाब है, सामान्य ताप, तो इस पे तो कोई अभिक्रिया होती नहीं है, ठीक है। सामान्य ताप पे तो कोई रिएक्शन नहीं होते, ठीक है। जैसे रूम टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस पे कोई नहीं होती। बट अगर हम जो है उच्च ताप लेते हैं, जैसे 653 केल्विन तापमान और उच्च दाब, ठीक है, तो उच्च ताप, क्योंकि जो एक क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे होता है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। अगर इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उसमें से कई सारे के पास यहाँ के होता है डबल बॉन्ड होता है, तो इसके पास हल्का सा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। मतलब पूरा डबल बॉन्ड नहीं, बट ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है वो जो सिंगल बॉन्ड है उससे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस वजह से जब उच्च ताप दाब पे क्या होता है, तो OH यहाँ आ जाएगा, Cl जो Na के साथ आ जाएगा, फिनोल बन जाएगी, OH इधर, ठीक है। ये क्या बनेगा? फिनोल प्लस Na के पास Cl आ जाएगा। यह अभिक्रिया होती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सेट 1 पार्ट 3 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की विधि की क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए एथेनॉल का जो औद्योगिक निर्माण है वो किण्वन विधि से किया जाता है, ठीक है। किण्वन विधि में क्या होता है, इसमें जो कार्बनिक यौगिक होता है वो जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अगर हम शर्करा युक्त पदार्थ के किण्वन से एथेनॉल का निर्माण करें तो देखो शर्करा युक्त पदार्थ में क्या होगा? सुक्रोज होगा। सुक्रोज का पहले जल अपघटन होता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। और ग्लूकोज फ्रक्टोज को जो जाइमेज एंजाइम है वो कन्वर्ट किस में कर देता है? एथेनॉल में, ठीक है। और CO2 गैस निकलती है इसमें। अगर स्टार्च युक्त पदार्थ के किण्वन से बनाए तो स्टार्च को जो डायस्टेस एंजाइम है वो स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में, और माल्टोज को माल्टेज जो है वो ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज को जो जाइमेज है वो एथेनॉल में बदल देगा, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं से क्या है? किण्वन विधि से जो है हम एंड में क्या प्राप्त होता है? हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो एक्चुअली 1 नंबर था ये लिखने का और 1 नंबर था ये रिएक्शन लिखने का, जबकि 5 रिएक्शन होगी इसमें अगर देखो ध्यान से, ठीक है। तो ज़्यादा ही लिख दिया हमने इसमें। आगे है कि एथेनॉल का है विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो एथेनॉल के
विहाइड्रोजनीकरण से एसिटल्डिहाइड बनेगा। देखो ये रिएक्शन CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। ओके, और विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या बन जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये क्या बन गया, IUPAC नाम लिखो तो क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। ठीक है, वैसे एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा कि जो एथेनॉल है इसके अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखनी। ठीक है, लिखते हैं। चलो देखो पहले बता देते हैं अम्लीय निर्जलीकरण क्या है। अगर हम एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल बाहर निकलता है H2। ठीक है, क्रियाविधि लिखते हैं। इसकी क्रियाविधि क्या है, तो क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होगा, पहले तो प्रोटॉन का आक्रमण होगा। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव। कहाँ से, देखो जो H2SO4 है, H2SO4 तो अम्ल है, तो अम्ल का क्या काम है, अम्ल का काम है H पॉजिटिव देना, तो H पॉजिटिव देगा प्लस HSO4 निगेटिव। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो है एल्कोहल पे आक्रमण करेगा, CH3 CH2OH। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर लेके बैठा है, ये H पॉजिटिव आगे क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन ये इसको एक लोन पेयर दे देगा, पर इसके साथ ही जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH H। तो इसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन गए इस बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और जल निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, कार्बोधनायन का निर्माण। कार्बोधनायन का निर्माण। ठीक है, तो कार्बोधनायन का निर्माण कैसे होगा, CH3 CH2OH और H पॉजिटिव, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है दोनों, इनको लेकर के ये अपना जल बना के चलता बनेगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और CH3 CH2 पॉजिटिव, ये क्या बन गया, कार्बोधनायन बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव हो गया चार्ज। अब क्या होगा, अब प्रोटॉन निकल जाएगा, एथीन बन जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है H पॉजिटिव का निष्कासन। ठीक है, तो CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनेगी और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी क्रियाविधि होगी। देखो एंड में क्या बना, जो है मेरा एथीन बनेगी, एथीन बनी थी अभी क्रिया में, और H2O निकला था एक, तो H2O निकल गया। ठीक, कहाँ निकला, H2O यहाँ से निकला। अब H पॉजिटिव जो हमने H2SO4 से लिया था वो उसका वापस कर देंगे उसको। तो ये होगी सभी क्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, अब जो है हम आगे देखते हैं, कह रहा निम्न अभिक्रियाओं में ABCDE और F होगा, इनके नाम व सूत्र लिखने हमें। ठीक है, नाम व सूत्र देखो, ए में यहाँ पे क्या बनेगा भाई, नाम और सूत्र लिखने को कह रहा है कि फिनोल में कंसेंट्रेटेड जो है HNO3 डाला तो क्या बनेगा भाई, पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, पहले वाली रिएक्शन में क्या बनेगा, फिनोल OH, ठीक है, और NO2 ये बनेगा। ठीक है, अगर सूत्र तो लिख दिया, नाम लिखना हो, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। ठीक है, और सामान्य नाम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। ओके, अगला क्या है, ये है फिनोल है, इसकी अभिक्रिया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से हो रही, और एक्वस NaOH। ठीक है, क्या बन जाएगा इसमें, इसमें सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। ठीक है जी, ये तो ए था हमारा। ठीक है,
ये जो बना इसमें वो ए बन गया, ए तो ये था, ठीक है। सेकंड अभिक्रिया में बी क्या बन रहा है, बी बनेगा मेरा OH और CHO अभिक्रिया क्या है यार, राइमंड टीमन अभिक्रिया है। और इसमें क्या बनता है, ये बनता है, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। नाम वैसे IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH लगा ना, या 1 बोल लेंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और वैसे इसका साधारण नाम भी है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये रिएक्शन है, ईथर है ये, और HI के साथ रिएक्शन है, तो H तो जाएगा यहाँ, वो OH बनाएगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और I इसके पास जाएगा 3 डिग्री क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। तो को जो C है मेरा, C और D है, तो C क्या है, C जो है, C तो है CH3 CH2 CH2OH, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल हो जाएगा नाम इसका, ठीक है। और जो है D बनेगा मेरा, यहाँ C CH3 और I और CH2 ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी चैन कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 पे आयोडो है, 2 पे मिथाइल है, 2 आयोडो 2 मिथाइल और 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जो 5वीं अभिक्रिया है, ये क्या हुआ, CrO3 की वजह से इसका 2 डिग्री एल्कोहल है ये, प्रोपेन-2, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगी इसमें कीटोन बनेगी, CH3COCH3, ठीक है। जो E है मेरा, E बनेगा, यही लिख दूँ, जो है CH3, इसका ऑक्सीकरण होने की वजह से, ठीक है, एक H2O बाहर हो जाएगा और CH3CO और CH3 ये बन जाएगा। नाम क्या है इसका, प्रोपेन-2 है, कीटोन समूह प्रोपेन-2 बनेगा। अब ये है, इसमें अब बन रहा है, क्या हो रहा है, ये एथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, इसका क्या होगा, LiAl4 की वजह से अपचयन हो जाएगा और CH3 CH2OH ये बन जाएगा, CH3 CH2OH। नाम क्या है इसका, नाम है इसका एथेनॉल, ठीक है। तो सबके नाम और सूत्र हमने लिख दिए इसमें, रिएक्शन कंप्लीट करने को बोल रहा ही नहीं इसने, ठीक है, ये लिखने दे बस। अगला देखो, ये देखो मस्त क्वेश्चन है, 7 का ख, थोड़ा फैल जा भाई। ये कह रहा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र है C8H8O, ये 2,4-DNP, DNP क्या है, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवशेप देता है, ठीक है। अब देखो चलो पहले पूरे पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवशेप बनाता है, ठीक है। एक टोलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता और ना ही है ब्रोमीन जल को वर्णहीन मतलब कलरलेस करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है, ठीक है। यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को समझाइए, ठीक है, समझाते हैं जी। देखो सबसे पहले तो ये जो है C8H8O इसके 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवशेप दे रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो है कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह क्या, CO। देखो जो कार्बोनिल समूह होता है वो इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या था, देखो हाइड्रोजन होती है ये NH2 ठीक है। एक H हटा के बेंजीन लगा दे तो वो हो जाएगी फेनिल हाइड्रोजन, और इस पे 2 पे और 4 पे नाइट्रो लग रहा है NO2, तो ये होगी 2,4-DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ ये जो है रिएक्ट करके क्या करता है, देखो ये जुड़ेगा NH2 से यहाँ से जुड़ेगा, ये जो बाकी टोटल बचा है सिस्टम उसको अगर मैं G बोल दूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं GNH2, ठीक है। ये बाकी सारा जो है वो G है, तो ये समझो ये H2 है यहाँ से, ठीक है, और ये O, तो H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और NH और नीचे बेंजीन NO2 और NO2, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और इसका क्या होगा, क्या दे रखा है इसने, नारंगी
लाल अवशेप, ठीक है, ये हो गया। यानी जो इसने फॉर्मूला दे रखा है मेरे को C8H8O, उसमें एक चीज तो कन्फर्म होगी कि जो उसमें क्रियात्मक समूह है वो क्या है, CO है, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। दूसरी बात क्या पता चली हमें कि ये जो है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे रखा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसकी रिएक्शन हमने जो भी है C8H8O इसकी अभिक्रिया जो है हमने I2 के साथ करवाई और NaOH के साथ, तो इसने क्या दिया, एक पीला अवशेप दिया, ठीक है। पीला अवशेप, पीला अवशेप किसका है, वो पीला अवशेप है आयोडोफॉर्म का CHI3, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन दे सकता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है जिसके पास COCH3 समूह, ठीक है। CO के साथ एक साइड में क्या लग रहा हो, CH3 समूह लग रहा हो, वही आयोडोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है, ठीक है। तो इतना तो कन्फर्म हो गया क्या है, COCH3। अब उधर देखो कितना बचा, देखो C8H8O है, ठीक है, 2 कार्बन तो आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 ऑक्सीजन आ गई, तो ये बचा, इसका फॉर्मूला बचा C6H5CO और CH3, ठीक है। अब देखो ना तो ये जो है टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता और ना ही क्या होता, फेलिंग विलयन को अपचित करता, ना ही टोलेन अभिकर्मक को। तो टोलेन रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक चीज तो पक्की होगी कि ये एक कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड तो इनके साथ रिएक्शन देते हैं, ठीक है, तो ये कीटोन है। अब C6H5 क्या है, अब ये तो पता चल गया कि भाई इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से तो हो नहीं सकता, यानी ये जो है असंतृप्त तो है। पर इसने जो है ब्रोमीन जल के साथ जब हमने इसको करा, ठीक है, तो इसने Br2 जल का जो है रंग नहीं उड़ाया, है नहीं। इसका मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब इसमें एक बेंजीन रिंग भी है, ठीक है, इसमें एक बेंजीन रिंग C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग है। तो इसका मतलब फॉर्मूला जो A है मेरा कंपाउंड, वो क्या हो गया, वो हो गया ये बेंजीन CO और CH3, ये हो गया, ठीक है, ये है A। अब हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, परबल ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। क्रोमिक अम्ल द्वारा परबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसमें कार्बन एक कम है, C7 ये है, तो ये COCH3 इसका ऑक्सीकरण होगा। क्रोमिक अम्ल होता है CrO2 और OH की ट्वाइस, ठीक है। परबल ऑक्सीकरण से क्या बनाएगा, अब ये देखो, अगर इस कीटोन का मैं ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो ये बनाएगा यहाँ पे भाई COOH, ठीक है। ऑक्सीकरण करवा के क्या बन जाएगा, और प्लस इसका भी दर ऑक्सीकरण हो गया, क्या बन जाएगा, HCOOH, ठीक है। तो एक फार्मिक अम्ल और एक ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला देखेंगे C6H5 तो है और एक कार्बन ही है और H और O2, ठीक है। तो C7H6O2 इसी का ही है, तो यानी ये है B मेरा, और है क्या ये मेरा है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है। दोबारा से देखो पूरा काम, देखो 2,4 DNP के साथ नारंगी लाल अवशेप से हमें पता चलेगा कि इसमें एक जो है कार्बोनिल समूह, यानी एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, ठीक है। दूसरी बात ये जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि आयोडोफॉर्म बनाएगा, इसका मतलब इसमें COCH3 समूह है, ठीक है। तीसरी चीज, ये टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता, इससे पता चलेगा हमें ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। और ये ब्रोमीन जल को उसका रंग नहीं उड़ाता, इससे हमें पता चल गया कि यार इसमें क्या एक बेंजीन रिंग है, यानी जो डबल बॉन्ड है वो ओपन चेन नहीं है, मतलब खुली एल्कीन या एल्काइन नहीं है, बल्कि क्या है, बेंजीन रिंग है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये हो गया बेंजीन COCH3, यानी फेनिल मेथिल कीटोन बन गया, ये साधारण नाम बोले इसका, ओके। अब अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, ये A है, ठीक है, मेरा A, और अगर इसका ऑक्सीकरण करवा देते तो B बन जाएगा मेरा बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं फेनिल मेथिल कीटोन, ओके, ये बन जाएगा, ये मेरा A था, ये मेरा B था। अब देखो आगे देखो, ये कह रहा कैसे प्राप्त करेंगे
बताओ हमें कैसे प्राप्त करेंगे। पहला क्या है, पहला है प्रोपेनोन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टून। पेंटेन टून ये क्या बनाना है, देखो प्रोपेनोन से पेंटेनोन, ये तो किससे बनेगा, एल्डोल संघनन से बनेगा। ये किससे, एल्डोल संघनन से। देखते हैं एल्डोल संघनन की रिएक्शन। देखो ये प्रोपेनोन हो गया CH3 CO तो इधर कर लेते हैं और CH3 इधर ले लेते हैं इसका, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, तो इस वाले को ऐसे लिख लेंगे हम CH3 और COCH3, ठीक है। और NaOH की उपस्थिति में देखो क्या होगा, ये जो H है ये यहाँ पे इसके पास चला जाएगा, तीर के नीचे लिख दो एल्डोल संघनन, ठीक है। ये OH इसके पास चला गया तो CH3 CH3 इसके पास चला गया तो क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। अब आगे का ऐसे ही CH2 CO CH3, ठीक है। अब देखो अगर इसका नाम लिखे, कीटोन समूह इधर है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और 5 पे इधर आ जाओ चाहे इधर आ जाओ, एक ही बात है। देख लो 4 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे मेथिल और क्या है पेंटेन और 2 पे ओन, पेंटेन 2 ओन, ये बन गया है नहीं। देखो सिंपल सी है नहीं एल्डोल संघनन, बस ये H को उठा के इसके पास ला दो और आगे का सिस्टम इसमें कार्बन के साथ जोड़ देंगे। भाई एक बॉन्ड तो बचेगा ना, भी इस कार्बन के, ये H इसके पास चला गया इसके पास, तो ये तो OH बनेगा, भाई एक बॉन्ड बचा वो इस कार्बन के साथ बन जाएगा, ठीक है। अगली वाली देखो, चलो अगली वाली कह रहा एथिनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एथिनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये भी इसी से बनेगा। एथिनल लेते हैं CH3 COH, ये एथिनल हो गया। एक और लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3, ठीक है, CH3 को ऐसे और CHO, CH3 CHO तो होता है एथिनल, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा यहाँ CH3, ये क्या है CH है, ये चला गया OH ऊपर लगा दो और आगे कार्बन जोड़ दो CH2 CHO ऊपर बनवाई। अब इसका नाम देखो, CHO इधर है तो 1 तो इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर, 4 हाइड्रोक्सी और क्या ब्यूटेनल, 4 कार्बन ब्यूटेन CHO समूह ब्यूटेनल, ओ सॉरी 4 हाइड्रोक्सी का लिख दिया, ऊपर वाले से कॉपी मार देगा भाई, 3 पे ही तो हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी। अगला क्या है, अगला है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, कितना आसान है, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, सीधा ऑक्सीकरण मार देंगे इसका, ये हो गया ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करवा दो, क्या बन जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते ही सीधा क्या बन जाता है, उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है CH3 CH2 CH2 COOH। अगली क्या है, अगली है एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड, तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है CH3 COOH, ठीक है। एक और ले लो CH3 COOH, मतलब 2 ले लिए, ठीक है। इसको गर्म कर देंगे, P2 पाइप की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक जल बाहर हो गया, ठीक है, एक जल बाहर हो गया और बाकी ये सारा जुड़ जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा CH3 COCH3, ठीक है, ये बनेगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब लास्ट क्या है, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजिल एल्कोहल क्या है, ये बेंजिल एल्कोहल, बेंजीन उस पे CH2OH, ठीक है। तो पहले तो क्या करता है, मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ SOCl2 थाइनोइल क्लोराइड की उपस्थिति में, क्या होगा, बाकी सब SO2 और जो है HCl हट के यहाँ ये क्या OH हटा के उसकी जगह Cl लगवा देगा, ठीक है, CH2Cl, ठीक है, यानी अब ये बेंजिल क्लोराइड बनेगा। अब इसमें मैं डालूंगा KCN, ये KCN क्या करवाएगा, यहाँ से Cl हटा देगा KCl और KCN जुड़वा देगा CH2CN। अब देखो साइनाइड समूह आ गया
अब इसका मैं क्या करवा दूंगा, इसका पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे। 2H2O दे के हमारे इसमें H पॉजिटिव। पूर्ण जल अपघटन से क्या होगा कि ये जो साइनाइड समूह है वियोग क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, CH2COOH ये बन जाएगा, ठीक है। और जो है प्लस NH3 अमोनिया बाहर हो जाएगी, नहीं आते, और H3 नहीं आते, ठीक है। अब इसका अगर नाम लिखो तो क्या होगा, 1 यहाँ 2 यहाँ, 2 पे फेनिल, 2 फेनिल और 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये बन गया, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमारा सेट हो चुका है कंप्लीट। तो अगली वीडियो में मिलेंगे अगले सेट में। जय सिया राम।